आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा परमानेंट इंजंक्शन के बारे में कि ये परमानेंट इंजंक्शन होता क्या है, ये क्यों ग्रांट किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है। जब भी आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपको ये ख़दशा है कि कोई दूसरा आदमी उस पर कब्ज़ा कर लेगा या आपसे छीन लेगा या वो उस पर कोई नाजायज़ कंस्ट्रक्शन कर लेगा या आपको वहाँ से डिस्पोजेस कर देगा, ऐसी ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो उस सूरत में फिर आप कोर्ट में जाते हैं, आप वहाँ पर स्टे लेते हैं, जिसको आम ज़बान में लोग स्टे कहते हैं, जबकि जो लीगल लैंग्वेज है उसमें इंजंक्शन कहा जाता है। तो आप परमानेंट इंजंक्शन का दावा करते हैं सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट से फिर अगर तो आपके पास कोई मलकीती सबूत वगैरह है तो कोर्ट वहाँ आपको एक टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करती है। टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है कि जब भी आपने कोई स्टे के लिए अप्लाई करना है, परमानेंट इंजंक्शन के लिए जाना है, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 54 के तहत एक दावा फाइल करते हैं। जो परमानेंट इंजंक्शन का दावा होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 54 के तहत फ़ाइल किया जाता है, लेकिन ये परमानेंट इंजंक्शन का होता है। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन आपको कब ग्रांट की जाती है कि जब आप एक दावा फ़ाइल करते हैं, उसमें जो डिफेंडेंट हैं उनको नोटिस जाते हैं, फिर वो कोर्ट में जब हाज़िर होते हैं वकालतनामा देते हैं, उसके रिटन स्टेटमेंट दाखिल करते हैं, फिर उसके बाद जो इश्यूज़ होते हैं वो फ्रेम होते हैं, फिर प्लेंटिव साइड से एविडेंस आती है और डिफेंडेंट साइड से उसके बाद एविडेंस आती है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, तब जाकर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इस सारे प्रोसीजर के लिए तो बहुत टाइम दरकार होता है, इसमें कई साल भी लग जाते हैं। लेकिन आप जब कोर्ट में जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि आपको आपकी प्रॉपर्टी छीन लिए जाने का डर होता है और आपको उसके लिए फ़ौरन वो स्टे चाहिए होता है। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर चलता है, उसमें 2 साल लग जाते हैं या 3 साल लगते हैं या इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, तो उस सूरत में तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसके साथ फिर हम इसी वजह से एक टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत एक टेम्परेरी इंजंक्शन की हम एप्लीकेशन साथ लगाते हैं कि जब तक ये दावा जो मेन सूट है, जो हमने परमानेंट इंजंक्शन का दावा फ़ाइल किया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, तो जब तक ये दावा फ़ाइनल होता तब तक तो बहुत टाइम हो चुका होगा। इसलिए हमें फ़ौरी दूसरी पार्टी को सुने बगैर अभी हमें टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, ताकि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मुझसे छीनी ना जाए। या जो भी आपको डर है तो आप जो भी वहाँ पर प्रेयर लिखेंगे तो उस हिसाब से कोर्ट आपको टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करेगी। टेम्परेरी इंजंक्शन दूसरी पार्टी को सुने बगैर दिया जाएगा और ये मैक्सिमम 14 दिन का होगा। 14 दिन के बाद फिर कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन आपने लगाई होगी साथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत, तो इसका प्रोसीजर फिर ये होगा कि जो दूसरी पार्टी है उसको समन जाएंगे, वो जब हाज़िर होंगे उसके बाद वो वकालतनामा देंगे। ये बात याद रखने वाली है कि ये जो प्रोसीजर होगा, ये मेन दावा जो परमानेंट इंजंक्शन और टेम्परेरी इंजंक्शन दोनों का एक ही साथ चलेगा। समन, परमानेंट इंजंक्शन और इस टेम्परेरी इंजंक्शन के एक साथ ही जाएंगे, एक ही समन जाएगा, अलग अलग भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब दूसरी पार्टी आ जाएगी तो वो जो मेन दावा है परमानेंट इंजंक्शन का उसका भी जवाब देगी और साथ ये जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगी हुई है तो इसका भी साथ जवाब देगी। उसके बाद कोर्ट ये करेगी जो परमानेंट इंजंक्शन का दावा है उसको रोक देगी, पहले ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन वाली एप्लीकेशन है इसको डिसाइड करेगी। इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि दोनों पार्टी पहली
जिस पार्टी ने ये दावा फ़ाइल किया है वो इस पर आर्गूमेंट्स करेगी, अपनी बहस करेगी, उसमें तमाम जो उनके पास सबूत हैं वो पेश करेगी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिस भी बारे में केस किया हुआ, जिस प्रॉपर्टी के बारे में केस किया हुआ है। और उसके अलावा वो ये साबित करेंगे जो टेम्परेरी इंजंक्शन के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बना के ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर मैंने डाली हुई है। तो थोड़ा सा मैं उसको शार्ट सा उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। कि पहला है प्रिमा फेसाई केस, दूसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और तीसरा है इर्रेपरेबल लॉस। कि आपको ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं तो इनको साबित करना पड़ेगा। ये तीनों किसी भी टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो तो उस पार्टी को फिर स्टे नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जब आप अपने आर्गूमेंट्स करेंगे तो आप इन 3 इंग्रेडिएंट्स को सामने रख के अपने आर्गूमेंट्स करेंगे और साबित करेंगे कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपके फेवर में हैं। जबकि जो दूसरी पार्टी है इसी तरीके से वो भी आके अपने आर्गूमेंट्स करेंगे और वो इन 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में ये बहस करेंगे कि ये इंग्रेडिएंट आप पूरे नहीं कर रहे, फुलफ़िल नहीं कर रहे, लिहाजा आपको टेम्परेरी इंजंक्शन ना दिया जाए। फिर उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ये फ़ैसला करती है कि ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन है ये मंजूर हुई है या डिसमिस हुई है। अगर तो मंजूर हुई है तो फिर ये टेम्परेरी इंजंक्शन आपको मिल जाएगा कि जब तक आपका जो मेन दावा परमानेंट इंजंक्शन का चल रहा है और उसका फ़ाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये रिजेक्ट हो जाती है, डिसमिस हो जाती है तो फिर आपको स्टे नहीं मिलेगा। उसके लिए आप आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, या अगर मंजूर हो गई है तो दूसरी पार्टी जाके अपील कर सकती है। जब ये डिसाइड हो जाएगी तो उसके बाद कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करेगी। इश्यूज़ क्या होते हैं? इश्यूज़ ये होते हैं कि वो मसाइल जो कोर्ट ये समझती है कि इन चीज़ों को सामने रख कर इस केस की जो एविडेंस हैं वो दी जानी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे हल तलब मसाइल हैं कि जिस पर अगर एविडेंस आना ज़रूरी है तो वो इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद जो प्लेंटिफ साइड है, प्लेंटिफ कौन होता है? जिसने केस दायर किया होता है, उसको एविडेंस के लिए कहा जाता है। एविडेंस क्या होगी कि पहले गवाह लाए जाएंगे, कम से कम 2 गवाह जिस पार्टी ने केस किया वो लाएगी। जब 2 गवाह आएंगे वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर दूसरी पार्टी का जो लॉयर होगा वो उन पर जिरा करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दस्तावेज़ी शहादत है, वो पेश करेंगे। जब आप अपनी दस्तावेज़ी शहादत पेश करके अपनी एविडेंस क्लोज़ करवाएंगे तो उसके बाद जो जज साहब हैं वो दूसरी पार्टी को कहेंगे कि अब आप अपनी शहादत पेश करें। उसके बाद दूसरी पार्टी फिर अपने गवाह लाएगी, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, तो उन गवाहों का इसी तरीके से स्टेटमेंट होगी। फिर आपकी तरफ से जो प्लेंटिफ साइड से जो लॉयर होगा वो उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, जिरा करेगा। जिरा करने के बाद फिर डिफेंडेंट साइड से भी जो दस्तावेज़ी शहादत है, जिसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करने के बाद शहादत क्लोज़ करवाई जाएगी। जब शहादतें क्लोज़ हो जाएंगी तो उसके बाद पहले प्लेंटिव साइड से आर्गूमेंट्स होंगे, डिटेल आर्गूमेंट्स अब होंगे, और फिर डिफेंडेंट साइड से डिटेल आर्गूमेंट्स होंगे। तब जाकर फिर जज साहब तमाम जो सबूत हैं आर्गूमेंट सुनने के बाद, तो वो तमाम सबूत शहादतें वगैरह देखने के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि यह परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जाए या ना किया जाए। जब फाइनल ऑर्डर होगा तो फिर उसके बाद अगर ग्रांट हो जाता है उस सूरत में भी, और अगर डिसमिस हो जाता है उस सूरत में भी, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अब जो परमानेंट इंजंक्शन का दावा है इसका डिसीजन हुआ तो इसका मतलब है जो टेम्परेरी इंजंक्शन जो पहले से ऑलरेडी ग्रांटेड था तो वो अब ख़त्म हो गया है। तो ये थी वीडियो आज टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।